नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ दौसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म होता है और जैसा कि मैंने कहा था कि 1 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, लेकिन जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो कहीं ना कोई बदलाव देखने को मिल जाता है और ये क्लासेस आज आपकी 3 मई से शुरू हो रही है। कोई बात नहीं, 1 मई से नहीं हो पाई, 3 मई से शुरू हो गई। चलो कोई नहीं, शुरू हो गई। देर आए पर दुरुस्त आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। और RUHS BSc नर्सिंग हो, चाहे किसी भी स्टेट की BSc नर्सिंग की एग्ज़ाम हो, देखिए मैं आपको थोड़ी सी वार्ता बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट। पहले तो मैं लिख देता हूँ RUHS BSc नर्सिंग हो, चाहे अनदर किसी भी स्टेट की बात करें, तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं स्टेट की BSc नर्सिंग एग्ज़ाम में, तो वो जनरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो NCERT से आते हैं। क्लियर? तो NCERT से आते हैं। और मैं किस बेस पे पढ़ाने वाला हूँ? राजस्थान में NCERT लागू हुई है, अनदर कुछ स्टेट में NCERT है। तो यहाँ पे चाहे कोई सा भी स्टेट हो, क्वेश्चन NCERT से मिलेगा। तो आप कोई से भी स्टेट से हो, कोई से भी स्टेट से, आपको ये BSc नर्सिंग की जो क्लासेस है वो फ़ायदेमंद होगी और आपके BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम फाइट करने में पूरी आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज अपन यहाँ पर एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो चैप्टर की हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और जो मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा और जो आने वाली कुछ क्लासों में इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूं कि जो पेपर आएगा उसका एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर कभी नहीं जाएगा। ये गारंटी देता हूँ मैं आप लोगों को। बाकी ज़रूरत है आप लोगों के विश्वास की, आप लोगों के साथ की। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरा साथ देते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल के साथ जुड़ के BSc नर्सिंग की तैयारी करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट तैयारी मैं कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूट्यूब के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि ऑनलाइन के इतिहास में, ऑनलाइन स्टडी के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। दोस्तों आप देखते रहिए, बस ज़रूरत है आपके साथ की। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपको पता है कि जो मानव होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी एक लिंगी प्राणी होता है। यानी नर जनन तंत्र नर में पाया जाता है, मादा जनन तंत्र महिला में पाया जाता है। यानी मानव की अगर मैं बात करूं तो मानव में नर की बात करता हूं, नर यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूंगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो इसमें एक ऐसी चीज़ है जो कि वो उस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बेस बनता है, या आप उसे प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हो, यानी प्राथमिक जनन अंग भी कह सकते हो। तो मेल में अगर मैं बात करूं तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो मेल में टेस्टिस यानी वृषण, टेस्टिस वृषण। ये वृषण क्या है? तो वृषण मेल का एक ऐसा प्राथमिक जनन अंग है जो कि मेल के अंदर यानी नर के अंदर मुख्य भागीदारी निभाता है। क्या करता है? मुख्य भागीदारी निभाता है। मुख्य भागीदारी मेन जो इसका काम होता है वो मेनली होता है स्पर्म का निर्माण करना,
यानी यहाँ पर शुक्राणु के निर्माण का कार्य कौन करता है? वृषण करता है। और विभिन्न प्रकार के आवश्यक नर जनन एंजाइम जो होते हैं उनका भी निर्माण कौन करता है? वृषण करता है। तो वृषण यहाँ पर नर जनन अंग का एक मुख्य पार्ट है, एक मुख्य भाग है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने नर के अंदर। अब बात करेंगे मादा के अंदर, यानी महिला के अंदर, आप इसे फीमेल कह सकते हो। तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये ध्यान रखना, ये कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में? तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? प्राइमरी यानी प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो ये ध्यान रखना। उसी के साथ बात करो फीमेल में, तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जनन अंग की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंतर्गत ओवरी जो होता है, यानी अंडाशय जो होता है, ये इसका प्रमुख जनन अंग होता है। तो पुरुष में कौन सा प्रमुख जनन अंग है? टेस्टिज, वृषण। और महिला में कौन सा जनन अंग है? तो ध्यान रखना, ओवरी यानी अंडाशय। अब बात करें तो ये क्या है? तो जिस तरीके से पुरुष में टेस्टिज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसी तरीके से फीमेल में ये जो ओवरी है, ये अंडाशय है, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि ओवम का निर्माण कौन करता है? अंडाशय करता है। और जो ओवम का निर्माण करेगा वही क्या कहलाएगा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है? तो अंडाशय, ओवरी है। मेल की बात करते हैं, जो स्पर्म का निर्माण करेगा वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। किसमें? मेल में। और मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? तो टेस्टिस होता है। तो आई थिंक आपको सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं, अपन डिटेल में चलेंगे और डिटेल में मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा और उम्मीद है आप यहाँ पर अपने नोट्स की नोटबुक साथ में लेके बैठे होंगे। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहला और मुख्य पार्ट मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस है क्या? टेस्टिस यहाँ पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग क्या हो गया? टेस्टिस हो गया, यानी इसे हम वृषण कहते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं साथ में इन दोनों को लेके चल रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस जो होता है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये स्पर्म का निर्माण करता है, यानी ये स्पर्म यानी शुक्राणु मेकिंग का काम करता है। किसका काम करता है? शुक्राणु मेकिंग यानी शुक्राणु बनाने का काम करता है, निर्माण। शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? स्पर्म का निर्माण कौन करता है? टेस्टिस। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो सेकंड लाइन देखना, ये जो यहाँ पर टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस सर पाया कहाँ जाता है? तो देखिए, जो टेस्टिस होता है ये उदर गुहा के बाहर की ओर तथा नीचे की ओर पाया जाता है। क्या? उदर गुहा से तो बाहर और नीचे की ओर, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि एब्डोमेन से बाहर और नीचे की ओर पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि टेस्टिस जो होता है यह है उदर गुहा से बाहर, उधर से बाहर तथा नीचे की ओर पाया जाता है। इसे आप एब्डोमेन कह सकते हो।
इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा स्पेलिंग प्रॉब्लम हो तो देख लेना, ठीक है, एब्डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये पाया कहाँ जाता है, उदर गुहा से बाहर और नीचे की ओर पाया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले नोट करा रहा हूँ जो कि टेस्टिस से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप ऐसा कह सकते हो कि आपके एग्जाम के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करेंगे। तो ये सब आप बूस्टर डोज समझिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बहुत छोटे छोटे शानदार शानदार क्वेश्चन कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्पर्म का निर्माण करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो वृषण होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ उपस्थित होता है। कहने का मतलब पाया तो उधर के बाहर और नीचे की ओर जाता है, लेकिन कहाँ उपस्थित होता है। तो ये जो वृषण होता है ये स्क्रोटम यानी वृषण कोश में उपस्थित होता है। तो ये कहाँ उपस्थित होता है, वृषण कोश स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, उपस्थित, कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ उपस्थित होता है, तो वृषण कोश स्क्रोटम में उपस्थित होता है। अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और, आप लोगों को पता है कि बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 30, बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, बॉडी टेम्परेचर तो वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो स्क्रोटम होता है, जहाँ पे टेस्टिस वृषण उपस्थित होता है, जो वृषण कोश होता है जहाँ पे वृषण उपस्थित होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 3 डिग्री यानी 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना कम होता है, 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होगा, स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होगा, तो 34 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक आपको क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्क्रोटम यानी वृषण कोश का तापमान टेम्परेचर कितना होता है। तो वहाँ पे भिन्न भिन्न ऑप्शन दे देंगे, 37 डिग्री, 34 डिग्री और उसके अलावा 32 डिग्री, 30 डिग्री, ये इससे ज़्यादा 40 डिग्री, कुछ भी दे सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और आगे चलते हैं अब अपन। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक नॉलेज। अब बात करेंगे अपन इसमें डिटेल में। अब इस टेस्टिस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। एक बार मैं सारा मिटा देता हूँ, जो भी था वो सारा यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे स्क्रोटम यानी वृषण कोश की। तो स्क्रोटम की संरचना समझेंगे। स्क्रोटम वृषण कोश कैसा होता है, ये वृषण कोश होता कैसा है और इसमें कहाँ पे ये जो वृषण है उपस्थित होता है, स्क्रोटम कैसा होता है और स्क्रोटम में कहाँ पे टेस्टिस उपस्थित होता है, इसके ऊपर अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संरचना बना लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास और यहाँ पर उपस्थित होता है। तो आप भी सेम अपनी कॉपी में नोट करते रहे। देखिए आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है आपके, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए कि अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल भी ज़्यादा दूर नहीं रहे हैं। ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास स्क्रोटम की संरचना है, ठीक है। तो देखिए अब अपन यहाँ पर बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर के। तो इसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या, स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड सबसे पहला नाम, ये उदरीय भित्ति होता है। ये हमारे पास
ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक बेल गोल गोल, ये टेस्टिस होता है, ठीक है। ये संरचना है किसकी, तो स्क्रोटम की। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे इंग्वाइनल सेल होता है, इंग्वाइनल कोशिका। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो मेसेनकाइमा होता है, ये मेसेनकाइमा हो गया। ये डॉर्टस कोशिका होती है, डॉर्टस पेशी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट संरचना में इसको क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। क्रीमास्टर मसल्स भी है, क्रीमास्टर पेशी इसको हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटी सी बात ध्यान रखना, स्पर्मेटिक फेशिया, यहाँ पर छोटे छोटे प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं जिसे स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं। तो ये कंप्लीट संरचना स्क्रोटम की है। अब अपन डिटेल में इसको समझते हैं। ये स्क्रोटम की संरचना है। स्क्रोटम की संरचना के अंदर यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये टेस्टिस होता है। क्या होता है, टेस्टिस होता है। अब ये जो टेस्टिस होता है ये उधर से जुड़ा हुआ होता है। कहाँ से जुड़ा होता है, उधर ये भित्ति यानी एब्डोमिनल जो वॉल होती है, एब्डोमिनल वॉल से ये जुड़ा होता है। एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल से कौन जुड़ा होता है, तो ये जो टेस्टिस होता है ये एब्डोमिनल वॉल से जुड़ा होता है। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। और किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो स्पर्मेटिक कोड के माध्यम से जुड़ा होता है। किसके माध्यम से, स्पर्मेटिक कोड के माध्यम से जुड़ा होता है। अब ये जो आपको टेस्टिस दिखाई दे रहा है, इस टेस्टिस के चारों तरफ आपको ये पेशियाँ दिखाई दे रही है। इस पेशी को हम यहाँ पर क्रीमास्टर मसल यानी क्रीमास्टर पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमास्टर पेशी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद ये जो स्क्रोटम आपको दिखाई दे रहा है, इस स्क्रोटम में यहाँ पर इंग्वाइनल सेल पाया जाता है। ये जो इंग्वाइनल सेल होता है इसकी भी अपन डिटेल में बात करेंगे और इसका एक विशेष रोल यहाँ पर होता है। वो क्या होता है वो अपन यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखना, ये जो भित्ति आपको दिख रही है, इस भित्ति को हम डॉर्टस पेशी यानी डॉर्टस मसल्स हम यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉर्टस मसल्स हम यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट बचा है, इस डॉर्टस मसल्स में जो तंतुनुमा प्रोटीन होता है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तंतुनुमा प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो तंतुनुमा प्रोटीन होता है उसे हम स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट संरचना आपके सामने स्क्रोटम की होती है। अब यहाँ पर इसके कार्यों को समझते हैं एक करके। तो ये जो डॉर्टस पेशी होती है, इस डॉर्टस पेशी का जनरली कार्य सुरक्षा करना होता है। और इस डॉर्टस पेशी के अंदर तंतुमय प्रोटीन होते हैं जिसे स्पर्मेटिक फेशिया कहते हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है टेस्टिस, ये टेस्टिस स्क्रोटम से कभी भी छूता नहीं है, स्क्रोटम को टच नहीं करता है। लेकिन स्क्रोटम में चूंकि उपस्थित है, तो कैसे उपस्थित है, तो ध्यान रखना ये स्क्रोटम में ऐसी जगह पे बीचों बीच में है जहाँ से ये स्क्रोटम को स्पर्श ना कर सके। अब ये स्क्रोटम जो स्क्रोटम होता है उससे संपर्क में उसके मध्य रहता है, लेकिन उससे संपर्क में किसके माध्यम से रहता है, तो ध्यान रखना मेसेनकाइमा जो ये आपको दिखाई दे रहा है, मेसेनकाइमा कहते हैं इसे। इस मेसेनकाइमा के माध्यम से इस स्क्रोटम से ये टेस्टिस जुड़ा हुआ होता है, क्लियर। इस टेस्टिस के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे सुरक्षात्मक आवरण आप कह सकते हो, और ये आवरण को हम यहाँ पर क्रीमास्टर कहते हैं। उसके बाद ये जो टेस्टिस होता है ये सीधा किससे जुड़ा होता है, उदरीय भित्ति से। और किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो स्पर्मेटिक कोड के माध्यम से जुड़ा होता है। तो ये तो हो गई बातें अपनी क्लियर। उसके बाद अब बचा इंग्वाइनल सेल। तो देखिए
यहाँ पर टेस्टिस के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, एब्डोमेन, जो एब्डोमेन होता है उसके बाहर की ओर नीचे, यानी उदर के बाहर की ओर नीचे की ओर पाया जाता है। क्लियर। और कहाँ पे उपस्थित होता है, तो स्क्रोटम में उपस्थित होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि टेस्टिस का निर्माण कहाँ पे होता है, क्या पॉइंट, अरे नोट करना अच्छे से कि टेस्टिस का निर्माण कहाँ पे होता है। तो टेस्टिस का निर्माण कि अगर मैं बात करूं तो टेस्टिस का निर्माण, ध्यान रखना दोस्तों, टेस्टिस का निर्माण मनुष्य के उदर के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, उदर के अंदर टेस्टिस का निर्माण होता है, यानी एब्डोमेन में टेस्टिस का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में टेस्टिस का निर्माण होता है। हमारा जो उदर होता है उसके अंदर टेस्टिस का निर्माण होता है। उसके बाद उदर में टेस्टिस बनने के जस्ट बाद, उसके बाद उसको कहाँ आना पड़ेगा, अगर उसको हमारे बॉडी में सुरक्षित और सही रहना है या हमारे बॉडी में उसको काम करना है, अगर टेस्टिस को बॉडी के अंदर काम करना है, स्पर्म निर्माण करना है, तो उसको स्क्रोटम में आना ही पड़ेगा, वृषण कोश के अंदर आना ही पड़ेगा। चूंकि उसका निर्माण उदर में हो रहा है तो उधर से उसको कहाँ जाना होगा, स्क्रोटम में, यानी वृषण कोश के अंदर जाना होगा। और उसको वृषण कोश में, उधर से वृषण कोश में ले जाने का काम कौन करता है, तो इनग्वाइनल सेल करता है। कौन करता है, इनग्वाइनल सेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनग्वाइनल सेल का काम क्या होता है, तो इनग्वाइनल सेल टेस्टिस के निर्माण के पश्चात, जब टेस्टिस उदर के अंदर बन जाता है तो उसके पश्चात उदर में से टेस्टिस को स्क्रोटम में लाने का कार्य कौन करता है, इनग्वाइनल सेल करता है। तो सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उधर में से टेस्टिस को स्क्रोटम में कौन लाता है, तो इनग्वाइनल सेल लाता है। आई थिंक आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा पॉइंट कि टेस्टिस का निर्माण किस जो है चर्म से होता है या किस डर्म से, ऐसा कह सकते हो कि भ्रूणीय चर्म या भ्रूणीय आवरण से होता है। तो ध्यान रखना, जो टेस्टिस होता है उस टेस्टिस का निर्माण मीजोडर्म से होता है। किससे होता है, मीजोडर्म। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में यहाँ पर टेस्टिस का निर्माण किससे होता है, मीजोडर्म से। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस का निर्माण मीजोडर्म से होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं कुछ नई और समझते हैं आगे पॉइंट को। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, क्या मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस का निर्माण कहाँ पे हो रहा है। तो टेस्टिस का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, तो टेस्टिस का निर्माण उदर के अंदर हो रहा है। टेस्टिस उदर के अंदर बन रहा है, एब्डोमेन के अंदर बन रहा है। फिर उसके बाद जा कहाँ रहा है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम में जा रहा है। स्क्रोटम में कौन ले जा रहा है, इनग्वाइनल सेल ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, इनग्वाइनल सेल लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, ये पूरा सर्कल आपने पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है, टेस्टिस का उदर में निर्माण तो हो जाता है, टेस्टिस का निर्माण उदर में हो तो जाता है, लेकिन वो स्क्रोटम में नहीं जा पाता। क्या, टेस्टिस का निर्माण तो हो जाता है उदर में, लेकिन वो स्क्रोटम में नहीं जा पाता है। और इस तरह की परिस्थिति में हम उसे क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरह की परिस्थिति को क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। अगर मान लीजिए टेस्टिस का निर्माण तो हो गया है लेकिन स्क्रोटम में नहीं गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोकाइडिज्म कहेंगे। अब सर नहीं गया है तो स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो सर ये तो काम बिगड़ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, काम बिगड़ गया। लेकिन इसका इलाज है, शल्य चिकित्सा के माध्यम से इसको वापस स्क्रोटम में स्थापित किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि जो क्रिप्टोकाइडिज्म किसी व्यक्ति को हो गया है, क्रिप्टोकाइडिज्म यानी जो हमारा टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में नहीं जाता है, तो ये क्रिप्टोकाइडिज्म हो गया। अब क्रिप्टोकाइडिज्म होने पर उसको क्या करना पड़ेगा, स्क्रोटम में स्थापित करना पड़ेगा टेस्टिस को, और इसको शल्य चिकित्सा के माध्यम से किया जा सकता है। और ये जो शल्य चिकित्सा होती है इसे ओर्कियोपैक्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओर्कियोपैक्सी कहा जाता है। एक एक वर्ड्स को यहाँ पे लिखना दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का जो निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्माण,
टेस्टिस का निर्माण हो रहा है, और निर्माण कहाँ पे हो रहा है? उदर के अंदर, एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस का निर्माण हो रहा है। एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस का निर्माण हुआ, उसके बाद वो कहाँ जाना चाहिए? स्क्रोटम, स्क्रोटम में जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? ये स्क्रोटम में नहीं जा रहा है, और स्क्रोटम में अगर नहीं जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म में बीमारी होती है। अगर यहाँ पर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं जाता है तो क्रिप्टोकाइडिज्म में बीमारी हो जाती है। अब इस क्रिप्टोकाइडिज्म बीमारी का जो इलाज होता है उसकी बात करें तो इसका इलाज शल्य चिकित्सा के माध्यम से, शल्य चिकित्सा के माध्यम से इस जो टेस्टिस होता है, कौन? टेस्टिस, इस टेस्टिस को कहाँ पे स्थापित किया जा सकता है? स्क्रोटम में स्थापित किया जा सकता है। इस टेस्टिस को कहाँ पे स्थापित किया जा सकता है? स्क्रोटम में। और इस शल्य चिकित्सा को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इस शल्य चिकित्सा को हम यहाँ पर ऑर्कियोपैक्सी कहते हैं। ऑर्कियोपैक्सी कहते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट बात, एक बार अच्छे से समझ लेना। अगर मान लीजिए कि उधर में टेस्टिस का निर्माण हो रहा है और वो कहाँ नहीं जा रहा है? स्क्रोटम में नहीं जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रिप्टोकाइडिज्म कहेंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्रिप्टोकाइडिज्म हो जाता है तो उसको सही किया जा सकता है किसके माध्यम से? शल्य चिकित्सा के माध्यम से। वो शल्य चिकित्सा के माध्यम से वापस उसको टेस्टिस को स्क्रोटम में स्थापित किया जा सकता है, और स्क्रोटम में स्थापित अगर इस शल्य चिकित्सा के माध्यम से किया जा रहा है तो इस शल्य चिकित्सा को हम यहाँ पर क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी बना के रखता हूँ, उसके पीछे का रीज़न होता है कि कम टाइम में अपन ज़्यादा तैयारी कर सके। बिकॉज यहाँ पर मैं अगर वैसे पूरा नहीं बनाया, जनरली ढांचा बना लिया है जिससे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए क्या करिए, अपनी कॉपी को बंद कर दीजिए और ईयरफोन कान में होनी चाहिए आपके, फ़ोन सामने होना चाहिए आपके। और अब अपन वही जोश के साथ, वही उमंग के साथ और वही ताकत के साथ, वही उत्साह के साथ अपनी क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट समझना कि यहाँ पर ये किसकी संरचना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृषण के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी, फिर उसके बाद वृषण कहाँ उपस्थित होता है? स्क्रोटम में, उसकी संरचना मैंने आपको बताई। अब अपन बात करेंगे वृषण की संरचना की, किसकी? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, यानी मानव में वृषण की संरचना। अब इसको डिटेल में समझने का प्रयास करना। ये जनरली ढांचा मैंने बनाया कि ऐसा होता है वृषण की संरचना। अब इस वृषण की संरचना में सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लेऊंगा कि जो वृषण होता है उसमें 3 प्रकार के आवरण उपस्थित होते हैं। कितने प्रकार के आवरण? 3 प्रकार के, यानी 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो 3 प्रकार के आवरण होते हैं, 3 प्रकार के आवरण होते हैं, यानी 3 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं। अब अपन यहाँ पर इसको समझते हैं कौन कौन से 3 आवरण होते हैं। तो पहला जो आवरण होता है वो इसके ऊपर होता है, जो कि केवल इसके कुछ ही भागों में उपस्थित होता है, केवल इतने भाग में, यानी आधे भाग में उपस्थित होता है। और इस आवरण को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो ट्यूनिका वेजिनेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजिनेलिया। ट्यूनिका वेजिनेलिया कहते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा जो आवरण होता है वो कंप्लीट वृषण को ढका हुआ होता है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो मैं चल रहा हूँ पेन से आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको देखिए। ये जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, ये कि पूरे टेस्टिस को ढका हुआ है, इसे ट्यूनिका एल्बुमिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुमिनिया।
ट्यूनिका एल्बुमिनिया कहते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें एक और आवरण होता है जो कि कम क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि ये आपको छोटे छोटे पिंड जैसी या लोब जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इस पिंड जैसी संरचना के ऊपर इस तरह का आवरण दिखाई देगा। ये जो आवरण होता है, इस आवरण को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैसुलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वैसुलेरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जो टेस्टिस होता है उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंतर्गत 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं। 3 प्रकार के आवरण होते हैं, 3 प्रकार के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं कि 3 प्रकार के वो कौन कौन से होते हैं। ट्यूनिका एल्बुमिनिया फर्स्ट, सेकंड ट्यूनिका ट्यूनिका, हाँ सेकंड ले लो इसको ना, सेकंड है। फर्स्ट ईयर है ट्यूनिका वैजिनेलिया फर्स्ट, ट्यूनिका एल्बुमिनिया सेकंड और ट्यूनिका वैसुलेरिया थर्ड। 3 आवरण हो गए। उसके बाद इसमें नेक्स्ट समझना है आपको कि ये जो पिंड लोब जैसी संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो इसे हम यहाँ पे टेस्टिलोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिलोब्यूल। टेस्टिलोब्यूल। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्टी यानी स्वादिष्ट, नहीं भाई। टेस्टिस यानी टेस्टी। वृषण पिंड कह सकते हो आप इसे। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे। क्लियर। उसके अंदर कुछ पाया जाता है, तो इसके अंदर ऐसे आपको नलिका नुमा संरचना दिखाई देगी ऐसे, जो कि किसी में 3 होती है तो किसी में 2 होती है। ठीक है। तो टेस्टिलोब्यूल्स के अंदर 2 या 3 शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है, शुक्र जनन नलिका। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है टेस्टिलोब्यूल के अंतर्गत 1 या 2 होती है, 2 या 3 होती है, 2 होगी या 3 होगी, तो इसे हम शुक्र जनन नलिका कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका होती है जिसे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर पूरी संरचना एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे। उसके बाद ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को हम यहाँ पर रेटी टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद लास्ट ऑफ ऑल फाइनल संरचना, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस तरह की ये संरचना, इस संरचना को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो इसे हम यहाँ पर वेजा एफ्रेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजा इफ्रेंशिया, सॉरी एफ्रेंशिया नहीं होता, इफ्रेंशिया। वेजा इफ्रेंशिया। एक मिनट। वेजा इफ्रेंशिया कहते हैं। तो कंप्लीट संरचना आपके सामने है और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करना दोस्तों, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करना और इसकी एक एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इतना मैं कह देता हूं दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले भी मैंने कहा था कि मेरे पढ़ाए हुए से बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आपको कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें नहीं मिलेगी यूट्यूब पर, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। विश्वास करके तो देखिए, एक बार इस चैनल पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बनाइए, फिर देखना मैं लाइव क्लासेस चलाऊंगा और वो काम करूंगा जो कभी आज तक यहाँ पर ऑनलाइन में नहीं हुआ है। कौन सा काम वो बताया जाएगा आपको आगे। सरप्राइज़ रखे हुए हैं मैंने आप लोगों के लिए, लेकिन आपको अगर सरप्राइज़ चाहिए और वो चीज़ें चाहिए जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी है, तो मैं दूंगा दोस्तों आपको ऑनलाइन के सेक्टर में।
देखना दोस्तों, बने रहिए क्लास के अंदर और चलिए समझते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने कहा, मानव में वृषण की संरचना, ये मानव का वृषण है और इस वृषण के अंतर्गत 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ट्यूनिका एल्बुमिनिया, जो कि संपूर्ण वृषण को ढका हुआ रहता है, ट्यूनिका एल्बुमिनिया। दूसरा होता है ट्यूनिका वैजिनेलिया। जो ट्यूनिका वैजिनेलिया है वो ये होता है जो कि आधे वृषण को ढक के रखता है। और तीसरा जो होता है ट्यूनिका वैसुलेरिया, जो कि वृषण के अंदर कुछ भाग में, छोटे से भाग में पाया जाता है। उसके बाद इसमें कुछ संरचनाएं होती हैं, जैसे ये आपको पिंड जैसी संरचना दिखाई दे रही है, जिसे वृषण पिंड कह सकते हैं या टेस्टी लोब्यूल कहते हैं। उसके बाद आपको इस टेस्टी लोब्यूल के अंतर्गत 2 या 3 नलिकानुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम शुक्र जनन नलिका कहते हैं, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे किससे जुड़ी हुई होती है? तो रेटी टेस्टिस से जुड़ी होती है। किससे? रेटी टेस्टिस से जुड़ी होती है। और ये रेटी टेस्टिस किस में जुड़ी होती है आगे? ये रेटी टेस्टिस वैजा एफ्रेंशिया से जुड़ी होती है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रेटी टेस्टिस है, ये भी एक नलिका है। क्या है? नलिका। ओके, ट्यूब है। ओके, यहाँ पे वैजा एफ्रेंशिया ये भी एक ट्यूब है, और शुक्र जनन नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये भी एक ट्यूब है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वृषण के अंतर्गत या वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर इंटरनल पार्ट में कितनी ट्यूब पाई जाती हैं? तो 3 ट्यूब पाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं कंप्लीटली इसको मिटाने वाला हूँ और इससे रिलेटेड बात आप लोगों से यहाँ पर करने वाला हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर वृषण के अंदर 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। तो वृषण की बात करूँ तो 3 प्रकार के आवरण, तीन प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। और 3 प्रकार के आवरण कौन कौन से होते हैं? तो ट्यूनिका वैजिनेलिया, सेकंड ट्यूनिका वैसुलेरिया, एल्बुमिनिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी बताता हूँ। और थर्ड है ट्यूनिका वैसुलेरिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र आवरण है जो कंप्लीट पूरे टेस्टिस को आवृत करके रखता है। पूरे टेस्टिस पर पाए जाने वाला मेम्ब्रेन कौन सा है? ट्यूनिका एल्बुमिनिया। तो 3 प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। नंबर 2, इसके अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टी लोब्यूल यानी वृषण पिंड पाए जाते हैं। टेस्टी लोब्यूल यानी वृषण पिंड उपस्थित, प्रेजेंट, वृषण पिंड प्रेजेंट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि जो टेस्टी लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टी लोब्यूल्स कर लेना आप इसको, ठीक है। जो टेस्टी लोब्यूल्स होते हैं उसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि टेस्टी लोब्यूल्स के अंतर्गत, इस टेस्टी लोब्यूल्स के अंतर्गत नलिकानुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है। और एक टेस्टी लोब्यूल में कितने नलिका होती है? 2 से 3। ओके, और इन नलिकाओं को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अच्छे से समझ लेना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी शुक्र जनन नलिका हम इसे कहते हैं। और एक के अंदर कितनी पाई जाती है? 2 या 3 शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल्स होती है ये किससे जुड़ी हुई होती है, रेटी टेस्टिस से। तो नेक्स्ट पॉइंट देखना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किससे जुड़ी होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जुड़ी होती है रेटी टेस्टिस से। उसके बाद बात करेंगे कि जो रेटी टेस्टिस होता है वो किससे जुड़ा होता है, वेजा एफरेंशिया से जुड़ा होता है। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि वृषण के अंतर्गत ये तीनों क्या है, तो ये तीनों नलिकाएं हैं। क्या है, ट्यूब है। ये तीनों क्या है, वृषण के अंदर पाई जाने वाली ट्यूब। और वृषण के अंदर पाई जाती है तीनों, तो वृषण के अंदर पाई जाने वाली इन तीनों ट्यूबों को हम अंतराली ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराली नलिका। या आंतरिक नलिका या इंटरनल ट्यूब भी आप इसे कह सकते हो। और ध्यान रखना कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो किस में खुलती है, रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस किस में खुलती है, वेजा एफरेंशिया में। क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लीजिए और उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं नेक्स्ट आगे की। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, चलिए आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी बात बीच बीच में मैं कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कुछ बता सकूं। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों यहाँ पर एक ही है कि हर वो बच्चा जो बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, आपने देखा होगा बीएससी नर्सिंग जो कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट कंप्लीट 12th पढ़ के आता है, उसके बाद उसका सपना होता है कि वो बीएससी नर्सिंग करे। और कहीं ना कहीं उसके पास कोचिंग करने के लिए इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि इसकी कोचिंग करने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है भाई इसकी। अभी तुमने 12th पढ़ी है, तुमको जनरली कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्लास लो ऑनलाइन, जहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पे पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे ले लो क्लास, और क्लास लेके टॉपिक्स को क्लियर करो। और थोड़ा सा हाई लेवल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एनसीईआरटी लागू की है इस साल, तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आने की जो है इतना मैं बता देता हूँ कि 80% जो पॉसिबिलिटी होती है हर साल एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। और अगर आपको टॉप करना है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, एसएमएस जैसी कॉलेज चाहिए, तो इन 80% जो बाहर आने की संभावना होती है 1-2 क्वेश्चन, यानी लगभग मैं मानता हूँ कि जो 80% पेपर आता है वो तो एनसीईआरटी से आता है। जो 20% पेपर आता है वो 20% पेपर भी एनसीईआरटी से आता है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमें एनसीईआरटी से बाहर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हमारा मेन फोकस इस पर नहीं है। इससे आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी या छोटी मोटी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको एसएमएस जैसी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, उसमें एडमिशन लेना है, तो आपको इस 80% में तो अपने आप क्लियर हो रहा है। 80% आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना। अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हो तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ रहे हो ना, तो 80% तो जनरली वो क्लियर हो जाएगा आपका। ज़रूरत क्या पड़ेगी इस 20% के, और इस 20% के लिए ही तो मैं ये क्लास है इतनी डीप में लेके जा रहा हूँ। इतनी डीप भी नहीं, नॉर्मल है, मतलब थोड़ी डीप में लेके जा रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 20% तभी क्लियर होगा जब आपने पढ़ा होगा कुछ एनसीईआरटी से बाहर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और डेली आपसे मिलते रहेंगे इस क्लास के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के साथ जुड़िए। मैं जनरली कहता नहीं हूँ, आपकी मर्जी हो, क्योंकि अगर देखिए मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगर आपका दिल जीता हो इस क्लास में मैंने आपको ऐसा पढ़ाया हो कि आपको याद हो गया हो, तो आप जनरली सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और नहीं हुआ हो तो जायज़ सी बात है कि मैं भी आपकी जगह होता और मेरे को समझ नहीं आता तो मैं भी नहीं करता सब्सक्राइब, मैं भी नहीं जुड़ता। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं अगर मान लो किसी को कुछ समझ ना आया हो, देखिए हर किसी को समझ नहीं आता है कि टीचर से, भले वो कितना ही अच्छा क्यों नहीं पढ़ाता हो, भले वो सबसे शानदार टीचर क्यों ना, इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर क्यों ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ पाता।
तो मैं उनको ऐसे नहीं कह रहा कि वो ना समझे, भाई वो होशियार भी होते हैं कुछ कुछ, तो किसी को समझ में आता है किसी को नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा फ्री में आपको यूट्यूब पर क्लासें नहीं मिलेगी इस चैनल के अलावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि कुछ नहीं मिलने से अच्छा होता है कुछ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।